नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो सुनी सीज में। मित्रों, आज एक बड़े गंभीर विषय पर चर्चा है हमारे और आपके मत, और विषय है गुपकार गैंग। हालांकि गैंग सब भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा दिया गया हुआ नाम है, परंतु जिस तरीके से कश्मीर में अलगाववादी ताकतों को कांग्रेस ने क्षेत्रीय चुनावों के लिए समर्थन देने की बात कही है और एक सो कॉल्ड रैकेट डेवलप हुआ है उन लोगों का जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, भारत में विदेशी आक्रांताओं को पुनः लाने की बात करते हैं और जो भारत के संविधान और भारतीय ध्वज के अपमान की बात करते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महबूबा मुफ्ती का, मैं बात कर रहा हूँ फारूक अब्दुल्ला की, मैं बात कर रहा हूँ उन अलगाववादी नेताओं की जो क्षेत्रीय चुनावों में एक संघ होकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं और पुनः कश्मीर में वो हालात लाना चाहते हैं जैसा कि कश्मीर 370 हटने से पूर्व था। कोड़ में खाज असक्षम कांग्रेस नेतृत्व इस मुहिम को समर्थन देने जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश नेता ने इस बात का ऐलान किया है कि कांग्रेस इस नए संगठन के साथ मिलकर के क्षेत्रीय चुनाव लड़ेगा। मित्रों, प्रश्न ये उठता है कि एक राष्ट्रीय पार्टी को, शब्दों पर गौर करिएगा, राष्ट्रीय पार्टी को राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ संगठन बनाने का क्या कारण है, क्या वजाहत है, किस उद्देश्य से संगठन बनाया जा रहा है। मैं मानता हूं कि पक्ष और विपक्ष में मतभेद होता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और बात जब राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय अखंडता की हो, राष्ट्रीय अक्षुण्णता की हो, तो इस तरीके की कार्रवाई कहीं ना कहीं निंदनीय है, कहीं ना कहीं देश को शर्मसार करने वाली है और शर्मसार करती है उन शहीदों को जिन्होंने देश को इस गुलामी से छुड़ाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व केवल एक ही पार्टी पूरे हिंदुस्तान में थी और निसंदेह वो केवल कांग्रेस थी। बाकी पार्टियां बाद को परिलक्षित हुई, परंतु कांग्रेस जैसी वो पार्टी जिसने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, भारत को गुलामी से मुक्त कराने के लिए जिसने संग्राम किया, जिसने लड़ाई लड़ी, आखिर वो क्यों कर एकदम से राष्ट्र विरोधी भावना की हो रही है? बड़ा गंभीर प्रश्न है। कांग्रेस की नीति में ये परिवर्तन, कांग्रेस की सोच में ये बदलाव, ये बड़ा घातक है देश के लिए भी और स्वयं कांग्रेस के लिए भी। और कहीं यही कारण तो नहीं है कुछ जिनके चलते कांग्रेस अपना वजूद खोती जा रही है हिंदुस्तान में? क्योंकि कांग्रेस को लेकर के बड़ी नकारात्मक मानसिकता जो है जनसाधारण में व्याप्त है। कांग्रेस अब एंटी हिंदुत्व थॉट की पार्टी तो जानी जाती थी, अब एंटी नेशनल भी पार्टी जाने लगी है। खास करके जब से कश्मीर मैटर पे धारा 370 को लेकर के कांग्रेस का रुख रहा है जो अब तक स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस क्या चाहती है? हिंदुस्तान का पैसा तो कांग्रेस कश्मीर में फूकना चाहती है, परंतु कश्मीर में अलगाववादियों को भी पालना चाहती है। आज से कल तक 3 घटनाएं आतंकवादियों से डायरेक्ट मुठभेड़ की हुई है। इसका मतलब घाटी में आतंकवाद तो है, और ये आतंकी घटनाएं जब से मुफ्ती और फारूक नजरबंदी से छोड़े गए हैं उसके बाद से इन्होंने थोड़ा गति भी पकड़ी है। तो कहीं ये कुछ कारण तो नहीं? ऐसे कई गुण विषय हैं। कमोबेश 17 से 22% का बजट कश्मीर की व्यवस्था, रक्षा और सुरक्षा में खर्च होगा पूरे देश के बजट में से। तो क्या हम ये बजट खर्च करके क्या हम अलगाववादी और आतंकियों को पाल रहे हैं? एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदुस्तान की जनता का। क्या हम उनको पाल रहे हैं जो हमारा ही घर तोड़ने की बात करते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है
कि क्या ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतों को हमको पालना चाहिए? अभी कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी जिन्होंने पढ़ा तो है लेकिन जिनमें नैतिक चरित्र नहीं, वो वामपंथी भी हो सकते हैं, वो दामपंथी भी हो सकते हैं, जो तथाकथित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस बात तक को समर्थन देने चले आते हैं कि भारत टेढ़े टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब समय आ गया है मित्रों कि ऐसे लोगों से देश को बचाना पड़ेगा। भारत सरकार को कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ना हो, निसंदेह कुछ अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है उसको लेकर के अभिव्यक्ति जो है, भावों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, गलत बातों का विरोध होना चाहिए। लेकिन जहां मामला राष्ट्रहित का हो, राष्ट्रवादिता का हो, राष्ट्र की एकता, अखंडता, अक्षुण्णता का हो, राष्ट्रीय समरसता का हो, वहां पर हमको अब गंभीर होना पड़ेगा। और ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए आदर्श कहीं ना कहीं इजराइल जैसा होना चाहिए। सब कुछ स्वीकार है, राष्ट्र का विरोध नहीं। कमोबेश वही एक भाव हिंदुस्तान में पैदा करने की जरूरत है अगर हमको हिंदुस्तान का वजूद बचाना है तो। क्योंकि जिस तरीके से गंदी राजनीति हो रही है, जिस तरीके से एक माहौल पैदा किया जा रहा है एंटी हिंदूज, क्यों? क्योंकि एक राजनीति में सोच डेवलप कर गई है कि जो बहुसंख्यकों की बात करेगा वो संघी है, वो भाजपाई है। आप देखिए आज क्या हुआ पश्चिम बंगाल में, किस तरीके से प्रदर्शनकारियों पर जो है ममता सरकार की पुलिस ने जो है लाठीचार्ज किया, किस तरीके से मारपीट की। तो वहां भी तो वो भाजपाई अपनी अभिव्यक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। क्या उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मायने रखती है? क्या इस बर्बर लाठीचार्ज को लेकर के विरोध नहीं होना चाहिए? उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि साहब किसी भी सीबीआई जांच में संबंधित राज्य की परमिशन जरूरी है। माननीय न्यायाधीशों की ये राय है, न्यायमूर्तियों ने अगर कहा है तो बड़ा सोच समझ के कहा होगा। परंतु यहाँ एक प्रश्न आता है, क्या हिंदुस्तान के लिए वन लॉ वाला सिस्टम प्रभावी नहीं है? क्या आवश्यकता है? इस चीज को स्पेसिफाइड होना चाहिए। जिस तरीके से पालघर का मामला चल रहा है, जिस तरीके से अर्णब गोस्वामी के साथ हुआ, जिस तरीके से एक एंटी हिंदू कैंपेन चल रही है महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है एनसीपी और कांग्रेस के जेरे साथ, क्या ऐसी स्थिति में वहां के आदमी को केवल इसलिए मारना छोड़ा जा सकता है? मेरा माननीय न्यायमूर्तियों से एक बड़ा सरल सवाल है, सादर अभिवादन सहित मैं उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा, मैं केवल माननीय न्यायमूर्ति से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसी परिस्थितियों में जब राज्य बिल्कुल असक्षम हो जाए और स्वयं उच्चतम न्यायालय ने अर्णब को बेल दी है ये कहते हुए कि गिरफ्तारी अवैध है, अगर किसी मुद्दे पर राज्य सरकार की नीयत और मंशा अगर स्पष्ट नहीं होती है और अगर केंद्र वहां पर सीबीआई जांच कराना चाहता है तो इसमें कानूनी बाध्यता क्या है? सवाल आएगा कि राज्यों की अपनी स्वतंत्रता बाधित, तो क्या राज्यों की स्वतंत्रता रूल ऑफ लॉ से ज्यादा महत्वपूर्ण है? अगर आपको याद हो मालदा कांड, किस तरीके से हिंदू महिलाओं के साथ टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने अभद्रता और अश्लीलता की और अमानवीयता की हद पार की थी, क्यों नहीं तब सुमोटो लिया माननीय उच्चतम न्यायालय ने? गंभीर विषय था। तब कहा गया था मानवाधिकार आयोग, क्यों कर नहीं ये मुद्दा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे लाया गया? एक अखलाक की हत्या जो कि एक आपराधिक विशुद्ध आपराधिक कृत्य था जिसको राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया गया, उसको लेकर के तो बड़ी चर्चाएं हुई, टुकड़े टुकड़े गैंग आ गया, अवार्ड वापसी हुई। तो क्या मालदा की वो हिंदू महिलाएं जिनके साथ टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बर्बरता की सारी हद पार की, क्या उस मुद्दे पर इन तथाकथित मानववादियों को, इन तथाकथित बुद्धिजीवियों को तब आगे नहीं आना चाहिए? एक बड़ा गंभीर प्रश्न है।
और ये प्रश्न इसलिए भी गंभीर है कि ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के बहुसंख्यकों के हित से जुड़ा हुआ है। मैं इस बात का पक्षधर नहीं कि अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो, लेकिन मैं इस बात का भी पक्षधर नहीं अल्पसंख्यकों के साथ राजनीति के नाम पर देश की अस्मिता, अखंडता और अक्षुणता को लेकर के कोई कॉम्प्रोमाइज किया जाए। अब समय आ गया है केंद्र सरकार को और हमारी न्यायपालिका को स्वयं संज्ञान लेते हुए इन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर न केवल विचार करना होगा, अपितु कठोर निर्णय भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये भारत की बात है। हम आप ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमको लाइक करें। नमस्कार।